नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी कृषि कानून पर सरकार की अकड़ की, बंगाल के 5वें चरण के रण की, जानेंगे कि महामारी से कैसे बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, क्या कर्नाटक में छिन जाएगी सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बैंकों के निजीकरण पर सरकार के फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्द खुलेंगे देश में 8 नए बैंक। आरबीआई ने यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम किए जारी। यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, द रेपेट्रिएट्स कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चैतन्य इंडियन फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के साथ और भी कई नाम शामिल। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक। महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 12 राज्यों के साथ सहयोग सुनिश्चित करने का दिए निर्देश। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे में दिए गए 15,000 चेक बाउंस। चेक पे 22 करोड़ रुपए की थी कुल राशि। 15 जनवरी से 27 फरवरी के बीच पूरे देश में राम मंदिर चंदे के लिए चलाया गया था अभियान। इस साल देश में सामान्य रहेगा मानसून। 5% कम या ज्यादा के अंतर के साथ औसत के हिसाब से देश में 98% रहेगी बारिश। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लाया जाएगा भारत। ब्रिटेन के गृह विभाग ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक में हुई अनियमितता का है मुख्य आरोपी। आखिरी घंटे में बाजार ने खोई दिन की बढ़त। शुक्रवार को सेंसेक्स 28.35 अंक की तेजी के साथ 48,832 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 36.40 अंक की तेजी के साथ 14,617 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। किसान पिछले 141 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अब उनको धरना स्थल से हटाने पर विचार कर चुकी है। सरकार का कहना है कि किसानों को संक्रमण के फैलाव का कारण नहीं बनने दिया जाएगा। सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर बैठे इन किसानों को आंदोलन खत्म करवाने के लिए सरकार अब कोशिश करेगी। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उनको 141 दिन हो गए। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। तो दूसरी तरफ देश में फिर से महामारी की दूसरी लहर है। ये पिछले साल की तुलना में ज्यादा असर दिखा रही है। दूसरी लहर इस बार सबसे ज्यादा युवाओं और बच्चों को अपना निशाना बना रही है, जिसे लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन सरकार फिर भी किसानों से बात नहीं कर रही है। इन सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान बातचीत को तैयार हैं। दूसरी तरफ किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि किसानों को आंदोलन खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से टिकरी और सिंगू बॉर्डर का हवाई सर्वेक्षण कराया जा चुका है। सीआईडी और दूसरी गुप्तचर एजेंसियों ने भी किसानों की संख्या के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। सरकार ने रणनीति तैयार की है कि कम से कम 2 बार इन किसानों को समझा बुझाकर आंदोलन स्थल से स्वयं ही हट जाने के लिए मनाया जाएगा। पहले चरण में बॉर्डर के साथ लगते जिलों के उपायुक्त इन किसानों से बात करेंगे। फिर सरकार स्वयं अपने प्रतिनिधियों के जरिए बातचीत करेगी। 2 बार बातचीत करने के बाद यदि किसान नहीं माने तो इन किसानों पर बल का प्रयोग किया जाएगा और उन्हें आंदोलन स्थल से हटा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। देखना होगा कि इस खबर के बाद किसानों का अगला कदम क्या होता है। किसान लगातार मोदी सरकार से कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। उसका सारा ध्यान तो केवल चुनाव पर लगा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में कल 5वें चरण का चुनाव होना है। प्रदेश की जनता 45 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगी। तो 5वें चरण के मतदान से पहले क्या कहते हैं 45 सीटों के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के बीच कल पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बंगाल में अब 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इस पर 135 सीटों के लिए वोट डाले गए, लेकिन अभी भी बंगाल के 4 चरण बाकी हैं। इसमें 159 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये चरण सभी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम है। इसी कारण टीएमसी के लिए ममता बनर्जी मैदान में डटी हैं, तो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाएं की। इधर कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने भी इन सीटों पर प्रचार शुरू किया। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए जिन 6 जिलों की 45 सीटों के लिए मतदान होना है, उसमें उत्तर 24 परगना की 16 सीटें, दार्जिलिंग की सभी 5, नादिया की 8 सीटें, पूर्वी वर्धमान की 8 सीटें, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटें और कालिम्पोंग की 1 सीट शामिल है। जिन 45 सीटों पर 5वें चरण में मतदान होगा, वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टीएमसी की तुलना में ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी ने यहां 45% वोट हासिल किए थे, तो टीएमसी को 41.5% वोट मिला था। हालांकि टीएमसी को यहां 23 सीटों पर बढ़त मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटों पर बढ़त मिली थी। साल 2016 के मुकाबले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 45 में से 32 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार का मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। दोनों पार्टियों के अलावा इस बार कांग्रेस, वामदल और आईएसएफ का गठबंधन भी मैदान में है। जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें से कई सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।
ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कांटे का मुकाबला है, जहां बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर जहां नेता वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं लोगों के मन में डर सता रहा है, क्योंकि महामारी की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है, जिस वजह से अब 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इस मुश्किल घड़ी को संभालने में सरकार फेल साबित हो रही है, इसलिए विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा। महामारी हर एक दिन के साथ पीक की तरफ बढ़ रही है। देश में आज लगातार दूसरे दिन संक्रमण के 2 लाख से अधिक नए केस सामने आए। इस तरह से पिछले 37 दिनों में महामारी के बढ़ने का सिलसिला जारी है। जिस रफ्तार से स्वास्थ्य मुसीबत के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर पूर्णबंदी की आहट सुनाई दे रही है। दवाओं की कमी, बेड का न मिलना, ऑक्सीजन का टोटा, हर तरफ हाहाकार है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार को महामारी को लेकर सचेत करते रहे, लेकिन सरकार ने हठधर्मिता नहीं छोड़ी। हालांकि हर बार राहुल गांधी की आशंका सही साबित हुई। सरकार ने हर बार राहुल गांधी के सुझावों को नकारने के बाद उसी पर अमल किया। राहुल गांधी ने आज फिर सरकार की रणनीति पर सवाल किए। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट करके केंद्र सरकार की महामारी रणनीति पर तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार की 3 रणनीति हैं। पहला, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा, घंटी बजाओ और तीसरा, प्रभु के गुण गाओ। राहुल गांधी महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति काफी हमलावर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महामारी के मामले बढ़ने को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के बीच टीके का उत्सव एक ढोंग है। उन्होंने ट्वीट किया, न टेस्ट, न अस्पताल में बेड, न वेंटिलेटर, न ही ऑक्सीजन, टीका भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग, पीएम केयर्स। देश में पिछले 24 घंटे में महामारी के कुल 2,17,353 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 1,185 लोगों की मौत हुई है। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले महामारी के सर्वाधिक आंकड़े हैं। महामारी की दूसरी लहर अब पहली लहर को काफी पीछे छोड़ चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की घेराबंदी के बाद सरकार फंसती नजर आ रही है। वैसे बीजेपी तो कर्नाटक में भी घिर रही है, क्योंकि सूबे में सीएम बदलवाने की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक मोर्चा खुले हुए हैं। अब एक बार फिर बीजापुर से बीजेपी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने ऐसी मांग कर डाली है, जिससे येदियुरप्पा की कुर्सी छिन सकती है। साथ ही बीजेपी को बड़ा धक्का लग सकता है। कर्नाटक में सीएम बदलने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब से इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। जहां एक तरफ कुछ नेता मंत्री पद देने की मांग कर रहे हैं, तो एक विधायक ने तो खुद को सीएम बनाने की मांग ही कर डाली। बीजापुर से बीजेपी के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की जगह खुद के नाम को सीएम के लिए पेश किया। यत्नाल पिछले काफ़ी दिनों से सत्ता नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीजेपी विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि बीजेपी में कई लोग सीएम बनने में सक्षम हैं। यूपी में देखें कैसे योगी आदित्यनाथ एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ बंद हो गया। कर्नाटक में ऐसा ही काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर मुझे आगे करती है तो 150 सीटें जीत कर लाएंगे। इतना ही नहीं, यत्नाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे ऊपर ज़मीन हड़पने के किसी तरह के आरोप नहीं है, ऐसे में मुझे सीएम क्यों नहीं बनना चाहिए। वहीं बीजेपी सूत्रों की माने तो यत्नाल कर्नाटक सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी उन्हें किसी तरह से प्रोत्साहित नहीं करेगी। वो सार्वजनिक रूप से जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे पार्टी की छवि खराब हो रही है और उनकी इमेज पार्टी को हराने वाले नेता की बन रही है। ऐसे में पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अब भले ही बीजेपी अपने बागी विधायक की बात कह रही है, लेकिन इससे पार्टी की कलह सामने आ गई है, जो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। कर्नाटक में लगातार विधायकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि बासनगौड़ा पाटिल की मांग पर बीजेपी हाईकमान क्या रुख अपनाता है। वैसे एक मांग तो बिहार में विपक्ष ने भी नीतीश सरकार के सामने रखी है। महामारी के दौर में कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है, जिसके पूरा करने में नीतीश सरकार असमर्थ साबित हो रही है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी महामारी से हालात बेहद खराब हैं। दूसरे राज्यों में काम करने वाले बिहार के मजदूर फिर से बिहार लौट रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्य में बिगड़े हालात की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आज शाम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में महामारी से निपटने के तरीके और हालात की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद बिहार सरकार की तरफ से राज्य में हर संभव व्यवस्था करने और स्थिति को नियंत्रण में करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके उलट राज्य में विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता और बिहार से पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा
इतने दिनों बाद मुख्यमंत्री को सुध क्यों आई? पटना में महामारी के केस छिपाए जा रहे हैं। पटना में बुरे हालात हैं। यहाँ तक कि 200 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर 800 रुपए में भरा जा रहा है और अस्पताल में सिलेंडर की कीमत 2400 रुपए ली जा रही है। बिहार की सरकार संक्रमण से लोगों को बचाने में 100% विफल है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी समेत सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बिहार सरकार बेहतर इंतजाम की बात कह रही है। विपक्ष दिल्ली और महाराष्ट्र समेत दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों की समस्या को भी मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस की तरफ से रंजीता रंजन ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले मजदूरों के खाते में हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाने की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार सरकार कांग्रेस की मांग मानती है या नहीं। बिहार में विपक्ष ने जनता की परेशानी को समझते हुए आर्थिक सहायता की मांग की है, क्योंकि हर कोई इस बात से वाकिफ है कि स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लेकिन इस बीच चीन पूरी दुनिया को मुंह चिढ़ा रहा है। पूरे विश्व को महामारी की सौगात देने वाले चीन ने अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड ग्रोथ हासिल की है। दुनिया भर को महामारी की सौगात देने वाला चीन अब दुनिया को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ पूरा विश्व का संक्रमण से हाल बेहाल है, तो वही चीन ने इस सब के बीच रिकॉर्ड आर्थिक ग्रोथ हासिल की है। इस समय दुनिया की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, भारी मंदी के दौर से गुजर रही है। जनता से लेकर सरकारों तक का बुरा हाल है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 की पहली तिमाही में पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 18.3% की वृद्धि दर्ज कर चुकी है। शुक्रवार को जारी किए गए चीन की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि महामारी के बाद चीन में कारखाना उपभोक्ता गतिविधियां तेजी से सामान्य हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है। पिछले साल समान अवधि में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट आई और चीन का भी यही हाल था। पिछले साल पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में 6.8% की गिरावट आई थी। चीनी सरकार का कहना है कि 2020 की अंतिम तिमाही की तुलना में गतिविधियों में अच्छी वृद्धि हुई। साल 2020 में जिस समय भारत, अमेरिका, यूरोपीय देशों में महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया जा रहा था, तो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने पिछले साल मार्च में कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने की घोषणा की थी। इसके बाद चीन में विनिर्माण गतिविधियां, वाहन बिक्री, उपभोक्ता गतिविधियां काफी हद तक महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंच गई। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण पर सरकार के फैसले की। सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत इस साल 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा। नीति आयोग बैंकों के नाम का जल्द चयन करेगा। साथ ही एक साधारण बीमा कंपनी की जिम्मेदारी भी नीति आयोग को दी गई है। सचिवों के कोर समूह से मंजूरी मिलने के बाद ये नाम मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जाएंगे, जिस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतिम मोहर लगेगी। देश का आर्थिक ढांचा कमजोर होता जा रहा है, जिसका सीधा असर आधारभूत ढांचे पे पड़ रहा है। यही कारण है कि बेरोजगारी बढ़ी है और नए रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। खजाना खाली होता देख सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां बेचने पर जोर दे रही है। सरकार की इसी नीति के तहत नीति आयोग को वित्त वर्ष 2021-22 में निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी घोषणा फरवरी में पेश बजट पे की गई है। नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उन 2 बैंकों के नाम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसका चालू वित्त वर्ष के दौरान निजीकरण किया जाना है। सरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। इस मामले में नीति आयोग की तरफ से 1-2 बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कई पहलुओं पर गौर किए जाने की जरूरत है। इस पर मानव संसाधन प्रबंधन, वित्तीय सेहत आदि शामिल है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद उस पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाला विनिवेश पर गठित सचिवों का समूह विचार करेगा। इस उच्च स्तरीय समूह के अन्य सदस्य के रूप में आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मामलों के सचिव, विधि सचिव, लोक उपक्रम विभाग के सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव और प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल हैं। सचिवों की कोर समूह से मंजूरी मिलने के बाद नामों की अंतिम सूची मंजूरी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को जाएगी और अंत में ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नियामकीय स्तर पर बदलाव किए जाएंगे ताकि निजीकरण का रास्ता सुगम हो जाए। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, उनके कर्मचारियों के हितों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। उनके वेतन या स्केल अथवा पेंशन समेत सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्त संस्थाओं में विनिवेश से 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाना शामिल है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।